हेलो दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अपन हिंदी के इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। बाकी रीजनिंग और मैथ की क्लासेस ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं आपके लिए, इसीलिए कड़ी में मैं आप लोग को हिंदी की भी क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। बाकी मैं हिंदी की जो नोट्स वगैरह हैं, जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, वो मैं आपको टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा। बाकी अभी एक समास की नोट्स किया हूँ, इसके बाद मैं संधि हो गया, अलंकार हो गया, जो इम्पोर्टेंट हैं जिसमें आपको लगता है कि ये चीज़ें हमें पढ़ना चाहिए अच्छे तरीके से, तो उसकी नोट्स मैं शेयर कर दूंगा आपको टेलीग्राम में। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, और एक लाइक ज़रूर करना, और वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा ही दोस्तों को। तो जैसा कि हमारा टारगेट है सीआरपीएफ, एससीएम और एएसआई दोनों का रिटर्न अच्छी तरीके से क्वालिफाई करना है ना, आपको वर्दी मिलनी चाहिए सीआरपीएफ, एससीएम एंड एएसआई दोनों की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप नए हो, और वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट एक ज़रूर करना। तो चलिए अपन का ये जो हिंदी का पहला क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि एक वर्ड में बताना है कि अपने ही कुल नाश करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं। जैसे अपने ही कुल का जो नाश करे उसे वे वाक्य में क्या बोलते हैं। तो कुल है तो कुल से होगा ना, तो कुलांगार। कुलांगार कौन सा है? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर है। कुलांगार तो मालूम हो गया, हमें इतना ही नहीं पढ़ना है दोस्तों, हमें स्मार्ट स्टडी करना है। मीन्स आपको इसका भी मतलब पता होना चाहिए। कूप मंडूक का मतलब क्या होता है, कुलीन का मतलब क्या होता है, और विभीषण का मतलब होता है। तो चलिए देखते हैं इनका मतलब क्या होता है। कूप मंडूक का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जो अपने सीमित क्षेत्र या ज्ञान से बाहर न जाता हो। कोई अगर व्यक्ति जो बोले कि मेरे को बहुत ज्ञान ज्ञान है ना, वो जो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता ना, सीमित जो क्षेत्र है, एक निश्चित एरिया है या एक निश्चित जिसको नॉलेज है, उससे बाहर वो ना जाए, उसी के अंदर ही रहे, तो उसे क्या बोलते हैं? कूप मंडूक। कूप मंडूक है ना। जैसे कूप मतलब होता है दोस्तों कुआं, अब मंडूक मतलब मान लो मेढक। जैसे मेढक अगर कुआं में है तो सीमित क्षेत्र के अंदर है ना, तो उसी से रिलेटेड है। सीमित क्षेत्र या ज्ञान से बाहर ना जाता हो तो कूप मंडूक होता है, उसे क्या बोलते हैं? कूप मंडूक। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे क्या अपन बोलते हैं? एक वर्ड में कुलीन बोलते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं जैसे देशद्रोही के लिए एक वर्ड होता है विभीषण, क्योंकि विभीषण ने अपने भाई रावण के साथ क्या किया था? देशद्रोही का काम किया था, मतलब उनका साथ नहीं दिया था, अपने भाई का छल किया था। तो इसलिए विभीषण के लिए देशद्रोही शब्द का भी यूज होता है ना। बोलते हैं तू देश, बोलते हैं ना अपन किसी को बोलते तू देशद्रोही है विभीषण के जैसे, उसकी क्या कर देते हैं? तुलना कर देते हैं। तो देशद्रोही के लिए अपन किसका यूज करते हैं? विभीषण का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आपको इसमें क्या बताना है कि समानार्थी मीन्स आपको पर्यायवाची शब्द बताना है विष्णु का। विष्णु का पर्यायवाची क्या होगा? गिरीश, गोविंदा, तापस, शंकर। तो दोस्तों विष्णु जो होता है, विष्णु जी के जो पर्यायवाची होते हैं वो क्या होते हैं? गोविंदा, है ना। विष्णु गोपाल गोविंदा होते हैं। अब चलिए विष्णु के अन्य पर्यायवाची जो इम्पोर्टेंट है उनको पढ़ते हैं, है ना। इस प्रकार आप पढ़ेंगे तो आपके बहुत ही अच्छे मतलब क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम विष्णु का अपन पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। सो दोस्तों ऐसा ही पढ़ने का मेरा जो तरीका रहेगा, ऐसा ही पढ़ाने का। और ये अगर आपको तरीका अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो विष्णु के अन्य जो पर्यायवाची होते हैं, समानार्थी होते हैं, वो क्या होते हैं? जैसे विष्णु हो गया तो नारायण तो सब जानते हैं, केशव भी सब जानते हैं, गोविंद तो गोविंद गोविंदा भी सब जानते हैं ना। बाकी इसका इम्पोर्टेंट हो सकता है कमलापति, है ना। कमलापति कौन है? विष्णु है। लक्ष्मीपति भी सभी जानते हैं। मुकुंद एक इम्पोर्टेंट हो सकता है। मुकुंद कौन है? विष्णु भगवान। एक हो सकते हैं जनार्दन। जनार्दन कौन है? विष्णु भगवान। विशंभर, विशंभर कौन है? विष्णु भगवान। माधव, विष्णु। तो ये चार पांच जो है तो विष्णु जी के इम्पोर्टेंट जो होते हैं ना, समानार्थी हो सकते हैं। कौन कौन से? कमलापति हो सकता है। कमलापति किसके दोस्तों? विष्णु भगवान के। मुकुंद हो सकता है। मुकुंद किसके हैं? किसका पर्यायवाची है? विष्णु का। विशंभर हो सकता है। और एक क्या आता है? जनार्दन। जनार्दन, जनधन आर्दन, है ना, जनार्दन। तो जो लोगों का जो करे, तो कृपा जन लोगों ऐसे याद करो कि जो लोगों पर कृपा करे,
तो कौन कर सकता है? विष्णु भगवान ही करते हैं। तो उन्हें अगर पर्यायवाची अगर आ गया कि आपसे पूछ लिया जाए कि जनार्दन का पर्यायवाची क्या होगा, तो जन याद रहेगा ना, तो वो आपको से रिलेट कर देना विष्णु से, तो क्या हो जाएगा? जनार्दन का विष्णु। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जैसे शिव का। शिव के कौन कौन से इंपॉर्टेंट है पर्यायवाची शब्द? जैसे गिरीश हो गया, है ना, गिरीश बहुत इंपॉर्टेंट है शिव का। महेश तो सभी जानते हैं, महादेव सभी जानते हैं, नीलकंठ सभी जानते हैं, शंकर भी सभी जानते हैं। और भोलेनाथ हो गया, विश्वनाथ, गंगाधर ये एक इम्पोर्टेंट है, त्रिलोचन और चंद्रशेखर ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर किसको बोलते हैं? शिव भगवान को, है ना। शंकर जी को क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर भी बोलते हैं। उनका एक दूसरा नाम क्या है? चंद्रशेखर, क्योंकि उनकी जो सिर पर जो है तो चंद्रमा जी का जो उनकी जो जटा है उसका चंद्रमा जी का वास है, इसीलिए उनका बोलते हैं चंद्रशेखर। चंद्रशेखर हो गया, और एक क्या हो गया? गिरीश। ये दोनों बहुत भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे मुनि, जो मुनि जो तपस्वी होते हैं उनके कौन कौन से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं? जैसे कि यति हो गया, यति हो गया, है ना, मुनि का यति इम्पोर्टेंट है। तापस हो गया, अवधूत हो गया, सन्यासी तो ये सभी से आता ही होगा, वैरागी, संत, भिक्षु, महात्मा, साधु, मुक्त पुरुष। तो इनमें से आई थिंक आप लोगों को ये यत, तापस और अवधूत ये तीन है, जो तीन है ये आपको याद रखना चाहिए। कौन कौन से? यति, तापत और अवधूत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसमें से आपको क्या बताना है कि एरर क्या है, मतलब किस भाग में क्या है गलती है। जैसा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस पढ़ने में थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा कि इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है दोस्तों। इस समय बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये जो को है तो ये स्टर्म लग गया है। और को कौन सा कारक होता है दोस्तों? जैसे जो अपन के हिंदी में होते हैं, जो ये कारक वगैरह कितने होते हैं? 8 होते हैं, है ना। कारक चिन्ह जैसे कर्ता ने, कर्म को करण से द्वारा, तो इसका तो ऑप्शन 4 होगा, ये स्कूल को नहीं होगा, है ना। इस समय बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये सही है। तो क्या हुआ दोस्तों कि जैसे कि कारक चिन्ह कितने होते हैं? 8। जैसे कर्ता ने कर्म को कारण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग, इसी प्रकार के अपन याद करते हैं। अधिकरण में पर, संबंध का के किरारी, है ना, संबोधन में है हो। तो ऐसा क्या होता है? जैसे आपको कहीं पूछ देता है कि को कौन सा कारक चिन्ह है, जैसे अगर आपको पूछ सकता है कि को कौन सा कारक चिन्ह है, तो को कौन सा? कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक है। कौन सा कारक है? कर्म कारक को है। कभी पूछ सकता है कर्ता ने कर्म को कर से द्वारा, से द्वारा कौन सा है? कर्ता ने कर्म को कारण, कारण से द्वारा, तो कारण कारक है से द्वारा। तो ऐसे आपको याद रखना है, ये आपको याद रहनी चाहिए कि ये 8 जो कारक होते हैं उनके चिन्ह क्या, उनकी जो पहचान होती है क्या। जैसे कर्म कारक की क्या होती है? को। कर्म कारक की विशेषता क्या है? जैसे यहाँ पर को लिखा था दोस्तों, तो को क्या लिखा था? एक मिनट, को जो दोस्तों लिखा था यहाँ पर, तो कर्म कारक लिखा था। तो कर्म कारक की विशेषता क्या होती है? चलिए वो पढ़ते हैं हम। जैसे कर्म कारक वो होता है कि वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़े, तो वहाँ हम कर्म कारक कहलाता है ना, है ना। जैसे कि उस क्रिया का जो क्रिया हो रही है उसका सीधे प्रभाव किस पर पड़ रहा है दोस्तों? कर्म कर, है ना, जो कार्य कर रहा है व्यक्ति या वस्तु उस पर। जैसे कि मम्मी ने बालक को समझाया, है ना, यहाँ पर क्या गया? समझाना एक क्रिया है, और इसका समझा, और किसको समझा रही है? बालक को। बालक क्या है? कर्म है। तो सीधे इस पर क्या हो रहा है? फर्क पड़ रहा है ना। की गई क्रिया का सीधे जो मम्मी का समझाना है वो किस पर फर्क पड़ रहा है? बालक पर। तो यहाँ पर एक ये यहाँ पर कुछ क्या हो रहा है? प्रभाव अगर पड़ रहा है तो यहाँ पर अपन कर्म कारक लगा सकते हैं। बट जो अपन का क्वेश्चन था कि इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे हैं, अब जाना तो क्रिया हो गई, लेकिन जाना का इस स्कूल पर फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये को कारक नहीं होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं
इसमें आपको बताना है कि कौन सा वाक्य जो है तो किस भाग में त्रुटि है। तो वह तस्करी करते पकड़ा गया। तो दोस्तों क्या कभी ये होता है, ऐसा होता है कि क्वेश्चन में आपको वर्तनी संबंधी भी अशुद्धि मिल जाती है और वहाँ पर पूछ देता है कि इस वाक्य में क्या है। जैसे वह तस्करी करते पकड़ गए, बाकी पूरा वाक्य सही है लेकिन ये जो तस्करी लिखा है ना इसकी वर्तनी गलत है। तस्करी ऐसा नहीं लिखा जाता। तस्करी कैसे लिखते हैं, ये वाला सा होता है तस्करी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ शुद्ध अशुद्ध वाक्य पढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, क्योंकि 2 नंबर के आपके शुद्ध अशुद्ध वाक्य आ सकते हैं। तो कौन कौन से कुछ इंपॉर्टेंट शुद्ध अशुद्ध वाक्य पढ़ते हैं। जैसे आपको लिखा जाए अत्याधिक, तो अत्याधिक नहीं होता दोस्तों, ये अशुद्ध होता है। अत्याधिक का शुद्ध रूप होता है अत्यधिक। अत्यधिक शुद्ध रूप होता है। जैसे कहीं लिखता है भगीरथी, तो भगीरथी नहीं होता दोस्तों, क्या होता है भागीरथी होता है। जैसे प्रज्वलित, जैसे प्रज्वलित में दो ज नहीं होता है, एक ही जो होता है प्रज्वलित, ये वाला सही होता है। परिशिष्ट, यहाँ पर क्या डिस्टेंस है, यहाँ पर ठ है लेकिन परिशिष्ट में क्या होता है, शिष्ट में ये चीज होता है, शिष्ट ये वाला चीज होता है ना। ट होता है, ठ नहीं होता, परिशिष्ट। जैसे पुनर्जन्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पुनर्जन्म में का शुद्ध रूप क्या होता है, ये नहीं होता। जैसे आपको अधिकतर ये पूछेगा कि पुनर्जन्म का शुद्ध रूप क्या है, तो ये नहीं होता, ये होता है ये वाला पुनर्जन्म। ज के ऊपर र की मात्रा, फिर आधा न म, पुनर्जन्म। संग्रहित, संग्रहित ये गलत होता है दोस्तों, संग्रहित का ये नहीं होता, संग्रहित का शुद्ध रूप ये होता है। तो दोस्तों आई होप आप लोग को वीडियो ज़रूर पसंद आ रही हो तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को शेयर करना। अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ऐसी क्लासेस पाने के लिए। बाकी ऐसे ही क्लासेस अपन पढ़ेंगे तो आप लोग का स्कोर ज़रूर इंक्रीज होगा और कुछ यहाँ से नई चीज़ें हमेशा सीख के ही जाएंगे। मेरी हमेशा से हर एक वीडियो में यही कोशिश रहती है कि मैं आप लोग को कुछ नई से नई चीज़ आप लोग को बताने की कोशिश करूं और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूं, सो जो आपके एग्जाम में काम आ सके। जैसे यहाँ पर पूछ रहा है कि तीर का पर्यायवाची शब्द क्या है। तीर का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, नाव नहीं होगा, कर नहीं होगा, सर नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा बचा, सर। अगर हमसे बनता भी नहीं तब भी कर लेते। तीर का पर्यायवाची क्या होता है, सर होता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर होगा। चलिए अब कुछ पढ़ते हैं पर्यायवाची जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने तीर का पढ़ा किया, एक तो सर हो गया है ना, जैसे ये सर लिखा हुआ है। अब तीर के कैसे, जरूरी थोड़ी है कि हमसे सर ही पूछे, कुछ और भी तो पूछ सकता है। जैसे आशुग हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आशुग हो गया, ईसु हो गया, नाराज भी इंपॉर्टेंट है, सर आपने पढ़ ही लिया। ये सहायक बहुत इंपॉर्टेंट है, सहायक दोनों। एक एक सिली मुख आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तीर का बाण तो सभी को पता होगा, अनि, अनि और विसिक ये भी महत्वपूर्ण है। तो तीर के हमने 3 से 4, 4 से 5 पर्यायवाची पढ़ा। कौन कौन से तीर के पढ़े, आशुग हो गया, ठीक है, नाराज हो गया, सर हो गया, सहायक हो गया, सिली मुख हो गया। सिली मुख होता है ना, तीर का चिन्ह ऐसे मान लेते हैं सिली मुख जैसा होता है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। बाण तो सभी को, विसिक हो गया, और क्या हो गया, हनी हो गया। चलिए कुछ और वर्ड की पर्यायवाची पढ़ते हैं। जैसे कि नाव, नाव का पर्यायवाची क्या हो गया, नौका तो बन जाएगा, डोंगी, तरणी, तरणी किसका हो गया, नौका का, नाव जो होती है। वाट हो गया, पोत, वाहन, तरनी, जलयान, तरंत, बेड़ा। बाकी और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, तरनी इम्पोर्टेंट है और वाट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं सर। सर का पर्यायवाची जो अपन का सर होता है, हेड। खोपड़ी तो सभी को पता होता है, शीर्ष भी मतलब ऊपरी भाग हो गया। मध इंपॉर्टेंट है, मध किसका हो गया, शीर्ष यानी सर का। शीर्ष, मस्तिष्क, मगज, माथा भी पता होता है, मगज मान लीजिए। आपको थोड़ा अच्छा वर्ड लग रहा होगा, मगज किसका हो गया, सर का हो गया। और फिर क्या हो गया, मध, मध भी किसका हो गया, सिर का हो गया। कर का पढ़ते हैं दोस्तों, कर का मतलब होता है हाथ। हाथ सभी को मालूम होता है, हाथ, हस्त, पाण, ये इंपॉर्टेंट है। बाह, भुजा, पंजा और बाह, जिसमें से पाण इंपॉर्टेंट है, बाकी तो इजी ही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एक वाक्यों के लिए, एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में बताना है। एक शब्द के लिए बताना है आपको कि जो इंद्रियों से न जाना जा सके, जो इंद्रियों के द्वारा हम नहीं जान सकते, तो उसे क्या बोलते हैं।
तो उसे क्या बोलते हैं? अगोचर, है ना। जो इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता उसे क्या बोलते हैं? अगोचर। जो जाना सकता है उसे गोचर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट एक शब्द पढ़ते हैं। जैसा है कि जो उपकार या नेकी को मानता है, जो जैसे आपने किसी के ऊपर उपकार किया और वो उपकार को मान ले तो उसे बोलते हैं कृतज्ञ, और जो उपकार को नहीं मानता है तो उसे क्या बोलते हैं? कृतज्ञ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये दोनों वर्ड जो है तो बहुत ही बार पूछे जाते हैं, कृतज्ञ और कृतज्ञ। जो उपकार या नेकी को मानता है उसे क्या बोलते हैं? कृतज्ञ, और जो नहीं मानता तो उसे क्या बोलते हैं? कृतज्ञ। नेक्स्ट बात है जैसे दूसरों के पीछे चलने वाला। जैसे आपको कोई फॉलो कर रहा है, मतलब आप जैसा काम कर रहे हैं उसी प्रकार वो दूसरा व्यक्ति भी कर रहा है तो उसे बोलते हैं अनुचर, है ना। अनु का मतलब होता है पीछे, पीछे चलने वाले को बोलते हैं अनुचर। द्रुत गमन करने वाला द्रुतगामी होता है। कठिनाई से जो प्राप्त होता है तो उसे दुर्लभ बोलते हैं। किसी पद का उम्मीदवार, जैसे अगर कोई इलेक्शन वगैरह होता है तो वहाँ पे उम्मीदवार जो चुनाव पर चुनाव लड़ते हैं तो उसे वो क्या बोलते हैं हिंदी में? उसे क्या बोलते हैं? प्रत्याशी। क्या बोलते हैं? कि ये प्रत्याशी है इस पार्टी का, है ना। तो ये क्या हो गया? ये हो गया। नेक्स्ट बोलते हैं कि जैसे जो बहुत समय तक ठहर सके, है ना, जो उसकी टाइमिंग जो बहुत समय तक हो सके, स्थिर रह सके, तो बोलते हैं चिर। चिर का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा समय तक, है ना। तो चिर स्थायी हो गया। नेक्स्ट बात है जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है जितेंद्रिय, तो ये है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। आपका ये मुहावरा है, मुहावरा से क्वेश्चन है कि पौ जो है तो 12 होना। पौ 12 होना मतलब होता है खूब लाभ होना, कि हार जाना, कि प्रिय वचन बोलना, कि बहुत खुश होना। तो अगर आपकी पौ क्या हो रहे हैं? 12 होना मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्या होना? खुश होना, है ना। जैसे आपने एग्जाम में आपका अगर एग्जाम क्वालिफाई कर लिए तो आप क्या होंगे? पौ 12 हो जाएंगे, मतलब बहुत खुश हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे कि कुछ एक मुहावरे पढ़ते हैं। जैसे मुख की कान होता है, उसका मतलब होता है हार जाना, है ना। मुख की खाना मतलब होता है हार जाना। ये तो वाक्य में प्रयोग। जैसे मुख से फूल झड़ना मतलब होता है, जैसे किसी के मुख से फूल झड़ रहे हैं, मतलब बहुत ही मधुर वचन बोलना, प्रिय वचन बोलना, वो होता है मुख से फूल झड़ना। फूल कर कुप्पा हो जाना मतलब बहुत खुश होना। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी आपको बताना है कि इसमें से सही इसके लिए क्या जरूर। पूजनीय गुरु जी आ रहे हैं, किसी बदलाव की आवश्यकता है, मतलब सही पूरा लिखा है कि हम लिखेंगे कि पूजनीय गुरु जी, कि पूजनीय गुरु जी, की पूजनीय गुरु जी। तो जो पूजनीय होता है दोस्तों ये इस प्रकार लिखा जाता है, पूजनीय गुरु जी, है ना। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। कुछ एक बार फिर अब आपको शुद्ध अशुद्ध का क्वेश्चन आ गया कि आपको इसमें बताना है कि कौन सा शुद्ध रूप है, हासिल, 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 कि हासिल। तो हासिल में जो स होता है तो ये वाला स होता है, और इसमें सी ई की मात्रा होती है, हासिल। ऑप्शन नंबर 3। कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं जैसे उज्ज्वल। कई बार आप देखोगे कि उज्ज्वल जो होता है कि ये पूछेगा उज्ज्वल का शुद्ध रूप क्या होता है, अधिकतर लोग इस पर टिक करते हैं ना, फर्स्ट वाले अशुद्ध वाले, बाकी क्या होगा इसमें डबल ज होता है, उज्ज्वल। कनिष्ठ में क्या होता है? कनिष्ठ होता है, ये ठ होता है। ऐश्वर्यशाली में क्या होता है दोस्तों? ये ऐश्वर्यशाली ऐसे लिखा जाता है ना। ऐश्वर्यशाली नहीं होता, ये आय की मात्रा होती है, ऐश्वर्यशाली होता है। कव इत्री नहीं होता, कव इत्री होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कव इत्री, कव इत्री होता है। औपचारिक नहीं होता दोस्तों, औपचारिक होता है। क्या होता है? औपचारिक। कठिनाइयाँ बड़ी की मात्रा है, बट कठिनाइयाँ में छोटी की मात्रा होती है, कठिनाइयाँ। तो ये इस प्रकार आपको ये शुद्ध अशुद्ध भी पढ़ते रहना है, जो कि इम्पोर्टेंट है दोस्तों। दो दो क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही। तो मैं कोशिश करूंगा अगर मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराता हूँ आपको तो उसमें 2 से 3 शुद्ध अशुद्ध और एक्स्ट्रा में कुछ ऐड करके ज़रूर लाऊं। चलिए तद्भव और तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म जो है तो सुमेलित नहीं है, इसमें आपको बताना है। जैसे ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, जैसे गाय, तो इसमें पहला ये तद्भव होना चाहिए और ये वाला तत्सम होना चाहिए। ये तद्भव होना चाहिए, ये तत्सम होना चाहिए,
ये तद्भव होना चाहिए, ये तत्सम, ये तद्भव होना चाहिए, ये तत्सम। तो तद्भव तत्सम होते क्या हैं दोस्तों, कुछ जान लेते हैं कि तत्सम क्या होते हैं। जो संस्कृत के वर्ड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं। और तद्भव क्या होते हैं, जो हिंदी के रूप में होते हैं। जैसे जो संस्कृत के वर्ड आजकल यूज हो रहे हैं, जैसे यूज हो वो उनका रूप नहीं चेंज होता, वो तत्सम होते हैं। और जो हिंदी के वर्ड के रूप में यूज होते हैं, हिंदी शब्द के, वो क्या होते हैं, तद्भव होते हैं, है ना। और जैसे कि गाय और गौ, तो ये तो गाय तो तद्भव है और गौ क्या है, तत्सम। तो ये सही है। गोपाल और ग्वाल ये गलत है दोस्तों, क्योंकि ग्वाल जो है तो तद्भव है, ये तद्भव है और ये तत्सम है। और यहाँ पहले तद्भव आना चाहिए, तो ये गलत है। गाहक और ग्राहक ये तद्भव, ये तत्सम, ये सही। गांठ और ग्रंथ, तो ये गांठ क्या है, तद्भव है, और ग्रंथ क्या है, तत्सम है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। दोस्तों तद्भव तत्सम के बारे में आप लोग को एक बात बता देना चाहूँगा कि जो आपके संयुक्त अक्षर होते हैं, जैसे कि छ हो गया संयुक्त अक्षर छ, ये वाला से त्र हो गया, ये स्र हो गया, और ज्ञा। अगर किसी भी शब्द में ये चारों वर्ण दिखे ना आपको, और वो बोले कि ये तत्सम क्या होगा, ये तत्सम वर्ड है कि तद्भव वर्ड है। तो किसी भी शब्द में, जैसे कहीं भी शब्द लिखा है, अगर ये वर्ड दिखे तो वहाँ हमेशा क्या चांसेस होते हैं, तत्सम होने के। अधिकतर 95% वो शब्द क्या होगा, तत्सम ही होगा। और सेकंड बात बताऊंगा, जैसे कि आपको कहीं लिखी ये, जैसे ये गांठ लिखा है, तो गांठ क्या है दोस्तों, अनुनासिक है। गांठ क्या है, अनुनासिक। तो अनुनासिक से बने शब्द हमेशा क्या होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। ये जैसे छ त्र स्र ज्ञ से बने शब्द क्या होते थे, तत्सम। उसी प्रकार अनुनासिक से बने शब्द हमेशा क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। और अगर ऐसे हो गया, अगर सिर्फ ये ऐसे आ गया जैसे गांठ, ये ऐसे अगर लिखा होता तो ये क्या होता, तत्सम। और जैसे हमेशा ये र की मात्रा हमेशा जी कहीं भी रहती है, तो ये हमेशा वर्ड कैसे होते हैं, ग्रंथ, ये हमेशा ऐसे तत्सम होते हैं। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ जरूर याद करना कि इस वर्ड से बने, इस वर्णों से बने शब्द हमेशा क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हमने कुछ तत्सम और तद्भव वर्डों को इंक्लूड किया है, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी मैंने डिफिनेशन तो बता दिया गया कि संस्कृत के जो शब्द होते हैं और हिंदी भाषा में उसी प्रकार यूज होते हैं, तत्सम होते हैं। जैसे कि आम्र हो गया, देखो जैसे ये र की मात्रा आ गई, कर्ण हो गया, ये देखो देखो क्षेत्र आ गया ना, मैंने क्या बताया था, ऐसे छ आ गया तो क्षेत्र हो गया, है ना। तो ये भी क्या है, तत्सम है। छत्र और स्र, ये वाला स्र और ज्ञा से बड़े हमेशा क्या होंगे, तत्सम ही होंगे। आश्चर्य हो गया, उत्साह। उसी प्रकार तद्भव क्या होता है, हिंदी के रूप में जो यूज होते हैं वो तद्भव होते हैं। जैसे आग, अनाज, आम। कुछ यहाँ देते हैं, जैसे अचरज क्या है, तद्भव है, तो आश्रय क्या है, तत्सम। इमली आपका तद्भव है, तो इमली का अम्लिका होगा, जैसे संस्कृत वर्ड लग रहा है ना। उच्च और ऊंचा, देखो दोस्तों ये क्या हो गया, अनुनासिक है। तो अनुसार अनुनासिक में किसका होता है, तद्भव होता है। कपूत उद्भव है, कुपुत्र जो है, तो त्र आ गया ना दोस्तों, त्र यहाँ भी आ गया, मैंने क्या बताया था, छ त्र स्र और ज्ञ, ये शब्द कहीं भी दिखे ना तो हमेशा तत्सम ही होगा। गुहा, श्रवण का चवाना, ये भी है। चतुर्थ, चौथा क्या है, तद्भव। चतुर्थ क्या है, तत्सम। टीका आपका तद्भव है। तिलक आपका क्या है, तत्सम है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से आप क्या बताना है, दिक् समास बताना है। तो दिक् समास क्या होता है, दिक् समास की पहचान क्या होती है कि उसका जो पहला पद हो वो क्या हो, नंबर मतलब संख्यावाचक हो, तो वो क्या होता है, दिक् समास। तो यहाँ पर नंबर कौन सा दिख रहा है, लास्ट वाला नौ, मतलब नौ, मतलब ये नंबर दिख रहा है, तो नौ रत्न क्या हो गया, दिक् समास हो गया। पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है दोस्तों, पथ से भ्रष्ट मतलब तत्पुरुष समास है। पंकज में कौन सा समास है दोस्तों, पंकज में, कि पंकज का मतलब होता है कमल, और कमल कहाँ खिलता है, कीचड़ में। तो कीचड़ में जो खिले, अर्थात क्या होता है, तीसरे का अर्थ दे रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुब्रीहि समास हो रहा है। जल वायु, जल और वायु, ऐसे बोले कि जल वायु को क्या होगा, जल और वायु, और वायु एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पर अपोजिट है तो कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। बाकी मैंने टेलीग्राम में आपको समास की नोट्स
अच्छे तरीके से उसको जो है तो नोट्स बना के सेंड कर दिए। आई होप आप लोग उसे पढ़ भी रहे होंगे। तो ये अगर ये आपने पढ़ा होगा तो ये आपको समझ में आया होगा समास अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है संधि कौन सी है। तो संसार का अगर अपन विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, संसार का समाधान सार। तो ये माँ आ रहा है वैसे, तो कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं कि सहज का आपको क्या बताना है, अपोजिट बनाना है। सहज है बहुत सहज सरल, सरल सहज सरल स्वभाव का है, तो क्या हो जाएगा, सहज है बहुत ही सरल चीज़ है ना। तो सहज का अपोजिट क्या हो जाएगा, कठिन, बहुत ही कठिन है। 4th नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन ये छूट गया था कि थकावट में प्रत्यय कौन सा है। थकावट, अगर इसका विच्छेद करोगे थक प्लस आवट, तो कौन सा प्रत्यय बचा है। प्रत्यय का मतलब होता है जो लास्ट में, मतलब जो बाद में यूज होता है प्रत्यय, जो पहले होता है उसे उपसर्ग बोलते हैं। तो आवट ही है, तो आवट ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। सो दोस्तों ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना यार, और आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं आगे भी हिंदी की क्लासेस कंटिन्यू कर सकूँ। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, तो इसी प्रकार मैं आगे नेक्स्ट भी क्लासेस लेने की कोशिश करूँगा, प्रैक्टिस कराने की कोशिश करूँगा। सो दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, बाकी मैं आप लोग की हेल्प करता रहूँगा। सो दोस्तों आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।